हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, निरंतर आपके एक न एक एग्जाम आ रहे हैं। हाल में एनटीपीसी की नोटिफिकेशन के बारे में बात है, यूपीएसआई की नोटिफिकेशन के बारे में बात है। अब तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने ये बोल दिया कि भाई 1 साल के अंदर 2 लाख पदों पर हम क्या कराएंगे, भर्ती कराएंगे। तो भैया आप कमर कस के चुपचाप से अपनी तैयारी कर लो। उत्तर प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण एग्जाम है, पीसीएस भी आने वाला है, एआरओ भी आने वाला है, इसीलिए बिल्कुल भी मत घबराइए। और देखो, मैं यूपी स्पेशल की आज पूरी हिस्ट्री को आपको माइंड मैप में भर दूंगा। माइंड मैप के थ्रू जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हिस्ट्री तैयार हुई। बस आप लास्ट तक बने रहिए और पूरा आनंद लो, ठीक है ना। तो देखो, देख रहे होंगे, मैं सबसे पहले जो आपको कराने वाला हूं, यूपी के इतिहास को कराने वाला हूं। सब लोग मन लगा के लगिए। देखो, सबसे पहले हम इतिहास में बात करते हैं। तो भैया प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है बहुत पहले का, प्राचीन से पहले के समय की मैं बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं प्रागैतिहासिक काल की, तो इसका समय मिलता है 2.5 मिलियन से लेकर के 1200 ईसा पूर्व। ये 1200 ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? तो 1 मिनट के लिए सब लोग ध्यान दो भाई, 1 मिनट के लिए सभी बच्चे ध्यान दो। ईसा पूर्व का मतलब होता है, मान लो मैंने कोई ये एक पैमाना बनाया, ठीक है ना, और इसमें यहां मैंने मान लिया कि ये बरस जो है ये ईसा मसीह का समय है। क्या है? ईसा मसीह का जन्म हुआ है, मान लेते हैं। तो भाई इससे पहले मैं 100 बरस लिख रहा हूं, ठीक है ना, 100 बरस लिख रहा हूं, और मैं यहाँ 500 बरस लिख रहा हूं ईसा मसीह के जन्म से पहले। और यहाँ भाई साहब मैं 1000 बरस लिख रहा हूं, और यहाँ भाई साहब मैं 1200 बरस लिख रहा हूं। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1200 साल पहले की बात, ठीक है ना। ये ईसा पूर्व का मतलब हो गया। अभी जब आप देखोगे तो ये धीरे 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 करके देखो, मान लो यहाँ 500 वर्ष, यहाँ 1000 वर्ष, यहाँ 1500 वर्ष, और यहाँ 2024। इसका मतलब ये है कि 1200 तो वर्ष पहले हो गया, और भैया 2024 वर्ष पहले हो गया। तो लगभग 3200 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है ना। तो मेरी आवाज सभी के पास आ रही होगी। और भाई साहब, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से समय काल को देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल की बात करता हूं, सबसे पुराना समय, और 2.5 मिलियन से 1200 ईसा पूर्व। मैं केवल उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ाऊंगा। यहां इस काल को मैं 3 भाग में बांट देता हूं, ठीक है ना। तो ये पहले तो प्रापाषाण काल पढ़ेंगे, इसमें मध्यपाषाण काल पढ़ेंगे, नवपाषाण, मतलब इसमें कह सकते हो आप लोग प्रागैतिहासिक काल को हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे कोई साक्ष्य ज्यादा नहीं मिलेंगे, केवल पत्थरों के बारे में बात होगी। इसीलिए देखो, यहाँ मैं इसे जो पाषाण शब्द लगा रहा हूं, पाषाण का मतलब है यहाँ भाई स्टोन से, ठीक है ना, स्टोन से। पुरापाषाण का मतलब पुराना पाषाण काल, मध्य पाषाण का मतलब वो पत्थर का समय जो बीच वाला है, और नवपाषाण मतलब नियोलिथिक कहते हैं इसे, नया वाला पत्थर का समय है, ठीक है ना। तो जब मैं पुरापाषाण काल की बात करता हूं तो देखो, प्रयागराज की बेलन घाटी में आपको मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। ये आपके लिए क्या है भैया, इंपोर्टेंट है। आपको मातृ देवी की प्रतिमा पूछ लेगा कहां से मिलती है, जिसे आज इलाहाबाद कहते हैं, इसकी बेलन घाटी से मिलती है, ठीक है ना। और यही दूसरी जगह सौदादरा की सिंगरौली घाटी है, ठीक है ना। ये कहां की है भाई? ये उत्तर प्रदेश की है। चंदौली की चकिया, जहां 8 गड्ढे में क्या मिले हैं? चूल्हे मिले भैया। 8 गड्ढे के चूल्हे मिले हैं, पूछ लेगा कहां मिले हैं, तो आप कहना चंदौली की चकिया में मिले हैं। यहीं पे सराय नाहर में कई युगल सब मिले हैं, ठीक है ना। युगल सब के भी क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश में। कब? पुरापाषाण काल के समय, ठीक है। याद रखना, पूरी हिस्ट्री को देखो, मैं पूरी हिस्ट्री आपको माइंड मैप से कराने वाला हूं, इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री को मैं ऐसी करा दूंगा कि आप लोग बस अपने एग्जाम में क्या करना, लिख के आना। तो ये 3 स्थान याद रखोगे, प्रयागराज की बेलन घाटी, सौदरा की सिंगरौली घाटी। सिंगरौली घाटी क्यों प्रसिद्ध है भैया? कोयला के लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। इसे ऊर्जा धानी भी कहते हैं, सिंगरौली घाटी को भाई ऊर्जा धानी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोयला से काफी बड़े पैमाने पर बिजली बनाई जाती है, थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए मध्यपाषाण काल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो मध्यपाषाण काल के बारे में उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा कोई खास देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में देखो, कोल्डी हवा, यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिलते हैं, ध्यान रखना, कोल्डी हवा में चावल के साक्ष्य मिलते हैं, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, ये सब नवपाषाण काल के समय के स्थान हैं, ध्यान रखना आप लोग। ताम्रपाषाण काल की बात करूं तो ताम्रपाषाण काल का मतलब यहाँ तांबे का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता था, और ये तीनों कालों में भैया पत्थर का प्रयोग बड़े स्तर पर होता था। किसका भैया? तो पत्थर का प्रयोग यहाँ बड़े स्तर पर किया गया है। हम पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश को टच करते हुए आगे की ओर मूव कर रहे हैं। यही मैं साइट की बात करूं तो ताम्रपाषाण काल में उत्तर प्रदेश की मेरठ और सहारनपुर ये काफी फेमस साइट हैं, ध्यान रखना, ताम्रपाषाण काल के समय की, ठीक है ना। आगे जब मैं बात करूं तो एक तामा और कांस्य संस्कृति आई है, मतलब मिश्र धातु, जिसे हम कहते हैं तामा और कांस्य, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं इसे, और क्या कहते हैं भैया? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस समय पे भैया बड़े पैमाने पर कांसे और तांबे का प्रयोग किया गया था। यहां पर दो साइट मिलेंगी, एक तो आलमगीरपुर जिसे आज मेरठ कहते हैं, हिंडन नदी पर है। ये किस नदी पर है भैया? तो ये हिंडन नदी पर है, ठीक है ना। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान है, ठीक है ना। और बड़ा गांव और हुलास, हुलास सहारनपुर में पड़ता है। कई बार पूछा गया है कि भाई हुलास कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, ठीक है ना। सहारनपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, ये ध्यान रखना, सबसे उत्तरी जिला है। ये क्या है भाई? सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है भाई। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करूं तो आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान, सबसे पूर्वी स्थान है। अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करूं आपसे तो देखो, हड़प्पा सभ्यता में सबसे ऊपर मांडा है, उत्तर में मांडा है जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ठीक है भैया। सबसे पूर्व में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है, क्या है? आलमगीरपुर है भैया, ठीक है। इधर सुतकागडोर है, सुतकागडोर जहां घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं, और नीचे भैया महाराष्ट्र का दैमाबाद है, क्या है? दैमाबाद, ठीक है भाई। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में आलमगीरपुर क्या होता है? चर्चा में रहता है उत्तर प्रदेश का। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल यूपी पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो क्या मेरी आवाज आप सब लोगों तक आ रही है? क्या आपको एकदम से क्लियर दिखाई दे रहा है? तो भैया अब मैं बात करता हूं वैदिक काल की, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लगभग मैं आपसे बात कर रहा हूं 250 साल बाद, 250 साल बाद एक नया युग आता है जिसे वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल इसीलिए कहते हैं कि भाई यहाँ पे वेदों के बारे में और शास्त्रों के बारे में क्या होती है? बात होती है, ठीक है ना। पुराण, उपनिषद वगैरह ये सब यहाँ मिलते हैं। ये समय कब से कब तक रहता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के समय को हम वैदिक काल कहते हैं। और इसे दो भागों में बांट करके देखते हैं, ध्यान रखना वैदिक काल को। एक भैया ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, यहां ऋग्वेद का प्रचलन बड़े पैमाने पर था। और एक भैया उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ये भैया 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की बात है, बिफोर कॉमन एरा की बात है। और ये भैया 600, देखो 1000 ईसा पूर्व से BCE से, ठीक है ना। और ये 600 ईसा पूर्व की बात है। इसीलिए कहते हैं कि पूरा वैदिक काल जो है 1500 से 600 तक है। 1500 से 1000 ऋग्वेद का प्रचलन रहा। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की क्या की गई थी? रचना की गई थी। और ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद को बनाया गया था, इसीलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे। तो इसमें मैंने बताया इतिहास के स्रोत 4 वेदों से मिलते हैं। ये कौन से 4 वेद हैं? तो भैया पहला ऋग्वेद है, फिर भैया सामवेद है, ये सब पढ़ाऊंगा जब इतिहास पढ़ाऊंगा, अभी तो केवल यूपी की बात कर रहे हैं। ये भैया यजुर्वेद है, और भैया 4th है अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। और जानकारी किससे मिलती है? तो NPVW से मिलती है। किससे? NPVW से मिलती है। आइए आगे भैया, इसके बाद आता है महाजनपद काल। आपको पता है
16 महाजनपद थे, जिनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही मिलते हैं। और इनकी जानकारी की आपसे कोई बात पूछे, महाजनपद की जानकारी, तो 2 ग्रंथों से मिलती है बेटा, बौद्ध ग्रंथ से और भैया जैन ग्रंथ से। किससे? जैन ग्रंथ से इनकी जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से महाजनपद काल के बारे में अंगुत्तर निकाय, इससे जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथ भैया भगवती सूत्र से जानकारी। जितना पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, चाहे आपका एग्जाम कोई भी हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, ठीक है ना, आरओ एआरओ का हो, चाहे वो पुलिस का हो, रेलवे का, कोई भी एग्जाम हो भैया, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी यहां से बनेगा, ठीक है ना। आइए फटाफट। तो भैया अब मैं बात करता हूं महाजनपद काल की। तो ये 6ठी सदी से 4वीं सदी के बीच का समय है। 6ठी सदी मतलब 600 बिफोर कॉमन ईरा से 400 बिफोर कॉमन ईरा की बात है। इस समय बहुत बड़े पैमाने पर समाज में अस्थिरता थी, ठीक है ना। तो आइए, यहां 8 महाजनपद कौन कौन से? एक तो कुरु है जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। एक अयोध्या है, जिसे अयोध्या कौशल श्रावस्ती वाला क्षेत्र था इसमें, ठीक है ना। कपिलवस्तु इसमें शामिल किया गया, ठीक है ना। बुद्ध का जन्म स्थान भी कपिलवस्तु में ही हुआ था। वो किस जनपद में? कौशल जनपद में पड़ता है। यहाँ के प्रमुख राजा कौन थे? तो प्रसेनजित जो है वो चर्चा में रहे हैं। ये मैं केवल उत्तर प्रदेश आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। वही पांचाल जनपद की बात करूं तो अहिछत्र और कंपिल वाला क्षेत्र मिलता है। और यहाँ पे राजशाही से गणतंत्र तक देखने को मिलता है। सूरसेन मथुरा जनपद मिलता है। यहाँ का प्रमुख राजा अवंतीपुर था, ठीक है ना। आगे चलिए, वत्स व कौशाम्बी वाला क्षेत्र था। यमुना के तट पर राजतंत्र, आर्थिक गतिशीलता इस क्षेत्र में, और यहाँ आर्थिक गतिविधियां काफी ज्यादा इस महाजनपद में होती थी, ठीक है। मल्ल महाजनपद की बात करें तो भैया ये कुशीनगर वाला क्षेत्र है। बुद्ध का पावागढ़ राज्य में क्या हुआ था? अंतिम भोजन हुआ था। अपने एक दोस्त लोहार के यहाँ सुकर मांस खाने की वजह से अतिसार हो गए थे, और उसी को कुछ दिन बाद ही कुशीनगर में इनकी क्या हो गई थी? निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। काशी जो जनपद है वो वाराणसी वाला क्षेत्र है। चेदी जनपद जो उसकी राजधानी सुक्तमती थी। ऋग्वेद में इसका क्या मिलता है भाई? चेती जनपद का वर्णन मिलता है। इसका प्रसिद्ध राजा था शिशुपाल। यहाँ शिशुपाल के बारे में भी काफी, पाल वंश का शासक था, काफी जानकारी मिलती है, ठीक है भैया। तो आपसे पूछे महाजनपद काल, तो देखो पहले छोटे छोटे कबीले होते थे। उन कबीलों को इकट्ठा करके, मान लो एक कबीला ये रहा, एक कबीला ये रहा, तो इनको इकट्ठा करके जन बनाया था। क्या बनाया था? जन। और काफी सारे जनों को इकट्ठा करके जनपद बनाया था। और भैया जनपदों को इकट्ठा करके महाजनपद बनाए थे। 16 महाजनपद बनाए गए थे। तो ये महाजनपद की क्या थी? कहानी थी। और ये महाजनपद काल में महाजनपद के बारे में ही ज्यादा उत्तर प्रदेश में जानकारी देखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर मैं यूपी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करूं, हालांकि बौद्ध धर्म को डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ केवल यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपसे पूछे तो भैया संस्थापक कौन है? संस्थापक आपसे पूछे तो गौतम बुद्ध को माना जाता है। किसे माना जाता है भैया? संस्थापक माना जाता है भैया गौतम बुद्ध को। किसे? गौतम बुद्ध को, ठीक है। आइए फटाफट से, तो देखो गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में शाक्य कबीला में हुआ था। किसमें हुआ था भैया? शाक्य कबीला। शाक्य कबीला के राजकुमार थे गौतम बुद्ध के पापा, ठीक है। और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जब इन्होंने निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति करी थी, ठीक है ना। तब उन्होंने सबसे पहली बात, क्योंकि सारनाथ में ब्राह्मणवाद ज्यादा फैल रहा था, अंधविश्वास वगैरह ये ज्यादा फैल रहे थे, तो इन्होंने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। और यहीं पे धमेक स्तूप भी बना हुआ। पूछ लेगा धमेक स्तूप कहाँ है? तो ये भैया सारनाथ में है, ठीक है ना। सम्राट अशोक के द्वारा काफी सारे गौतम बुद्ध की याद में स्तूप भी बनवाए गए थे उनके उपदेशों को लिखने के लिए। कौशल की बात करूं तो बुद्ध ने सबसे ज्यादा समय कहां पे बिताया था भैया? तो कौशल जनपद में बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपना समय, श्रावस्ती और फैजाबाद वाला ये स्थान है सबसे ज्यादा। निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी?
तो भैया महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध को कहां पे मिला था? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण का मतलब शरीर को छोड़ देना। और यहीं पे एक राम भर स्तूप भी बना हुआ है। कई बार पूछ लेगा राम भर स्तूप कहां पे है, तो आपका जवाब होना चाहिए भाई कुशीनगर में है, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना है, आप लोग ध्यान रखना। जैनवादी की बात करूं तो भैया इनके बारे में अयोध्या में जानकारी मिलती है। महावीर स्वामी इनके काफी फेमस हैं। महावीर स्वामी है ना, काफी फेमस इनके क्या हैं? गुरु हैं, ध्यान रखना। और आपको यह बताना है महावीर स्वामी जो हैं वो कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, कौन से नंबर के हैं ये आपको कमेंट में बताना है बच्चा। तो अयोध्या में क्या मिलता है कि ऋषभनाथ और दूसरे, चौथे, पांचवें और 14 में तीर्थंकर का क्या मिलता है? जन्म मिलता है। तो ऋषभनाथ का और दूसरे, चौथे, पांचवें और 14 में जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनके जन्म की बातें मिलती हैं, ठीक है ना। काशी में पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी से ठीक पहले, तो कुल कितने तीर्थंकर रहे हैं आपसे पूछे तो कुल 24 तीर्थंकर रहे हैं। कितने? 24 तीर्थंकर रहे हैं। और 24 में कौन है भैया? अब मैं बता ही दे रहा हूं, महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये आप लोग क्या करना, याद रखना, ठीक है ना। तो काशी में 23वें पार्श्वनाथ, 7वें, 8वें और 11वें तीर्थंकर का क्या रहा है? जन्म रहा है। तो उत्तर प्रदेश आप पहचान रहे होंगे कि भैया इतिहास की दृष्टि से भी दुनिया में या भारत में उत्तर प्रदेश अपने आप में एक विचित्र कहानी रखता है। श्रावस्ती की अगर बात करूं तो तीसरे तीर्थंकर जो थे, उन तीसरे तीर्थंकर का जन्म कहां पे हुआ था? श्रावस्ती में हुआ था, ठीक है ना। अब जो बड़ी क्लासें आएंगी मैं सबको कराऊंगा डिटेल में। आगे देखिए, मौर्य वंश की बात करूं तो अशोक स्तंभ और स्तूप मौर्य वंश के शासक ने बनवाए थे, सम्राट अशोक ने ध्यान दिया था। मौर्य वंश का संस्थापक पूछे आपसे तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है भैया संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये वही मौर्य है जिसने, ठीक है ना, हेलिना से भी शादी की थी। सेल्यूकस की पुत्री हेलिना से भी शादी की थी, ठीक है ना। आइए, तो यहां सारनाथ में लोयन कैपिटल स्तंभ देखने को मिलेगा और सारनाथ में एक स्तूप भी अशोक द्वारा बनवाया गया मिलेगा। इतिहास के स्रोतों की बात करूं मैं गुप्ता वंश की, भाई साहब अब आगे चलते हैं गुप्ता वंश, ठीक है ना। गुप्ता वंश की बात करते हैं, पूछ लेगा गुप्ता वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त गुप्ता वंश का संस्थापक माना जाता है। कौन भैया? श्रीगुप्त। और इसी गुप्ता ही वंश में सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, फर्स्ट सती प्रथा के साक्ष्य। फर्स्ट जो भानुगुप्त था, सम्राट भानुगुप्त जो था, उस भानुगुप्त की जो मोहतरमा थी, ठीक है ना, पत्नी थी, उन्होंने क्या किया था? सती, सबसे पहले यहां देखने को मिलता सती प्रथा। इतिहास में देखो, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, मेहरौली लोह स्तंभ जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, इलाहाबाद शिलालेख ये समुद्रगुप्त ने बनवाया था। इनका उत्तर प्रदेश में क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र की बात करें गुप्ता राजवंश की तो अनुगंगा, साकेत जिसे आज अयोध्या बोलते हैं, जिसे आज क्या बोलते हैं भैया? अयोध्या बोलते हैं, और भैया प्रयाग, इनकी जानकारी उत्तर प्रदेश में गुप्ता वंश के बारे में देखने को मिलती है। अगर वही मैं गुप्ता वंश की वास्तुकला की बात करूं तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये पूछा जाता है। ये भैया देवगढ़ कहाँ है? तो ये यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। भीतर गांव का मंदिर तो ये कानपुर देहात में मिलता है। ये किसके समय के मंदिर हैं? तो ये गुप्त वंश के समय के क्या हैं? ये मंदिर हैं, ठीक है। इसके साथ ही भैया मैं राजा की बात करूं, मैं आपसे ये पूछूं कि भैया इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो देखो ये मैंने वैसे भी लिखवा दिया था, श्रीगुप्त, ठीक है ना। इसमें और कौन राजा रहे हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त, ठीक है ना। वहीं पे पुष्यभूति वंश की बात करूं, जिसे हम भैया वर्धन वंश भी कहते हैं, पुष्यभूति वंश की बात करूं या वर्धन वंश की बात करूं तो इसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। कन्याकुंज भी कहते थे। त्रिपक्षीय संघर्ष भी यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ राजा कौन था? तो हर्षवर्धन कन्नौज का काफी क्या था? प्रसिद्ध राजा था। बताइए किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई परेशानी, मुझे बताइए किसी भी बच्चे को, क्या बच्चों यहाँ तक कोई परेशानी? अगर कोई परेशानी नहीं है तो बेटा आगे की ओर चलते हैं। अब मैं बात करता हूं मध्यकालीन इतिहास की, उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास की, उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ
बेटा इसे दिल्ली सल्तनत काल भी कहते हैं, दिल्ली सल्तनत काल भी कहते हैं। वैसे इसकी नींव के बारे में बात करूं तो मोहम्मद गौरी ने इसकी क्या रखी थी, नींव रखी थी। लेकिन इसका संस्थापक जो माना जाता है वो भैया गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का कौन था, गुलाम था। याद रखना ये कौन था भैया, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने इसे एक मेले से क्या किया था, खरीदा था, ठीक है ना। लेकिन देखो गुलाम वंश जो चला था वो 1206 से लेकर के 1280 तक कह सकते हो 74 वर्ष तक गुलाम वंश चला था। कितने वर्ष तक भैया, 74 वर्ष तक, ठीक है ना। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शासक किया था। और यहाँ एक शासक और बहुत फेमस रहा है, इल्तुतमिश, जो बदायूं का क्या था, सूबेदार था, जिसने बदायूं में क्या बनवाई, जामा मस्जिद बनवाई। और भैया है ना, भारत की सबसे पहली और अंतिम मुस्लिम शासका की बात करें तो भैया इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया जो सुल्तान थी वो भैया इसी की क्या थी, बेटी थी, इल्तुतमिश की, ठीक है ना। वही गुलाम वंश के बाद जो शासन आता है लगभग 30 वर्ष ये शासन रहा था। सबसे कम खिलजी वंश ही रहा था, याद रखना। और खिलजी वंश का सबसे फेमस जो शासक है वो बेटा अलाउद्दीन खिलजी रहा है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इस वंश का सबसे फेमस शासक रहा है, याद रखना इस चीज को। तो भैया इसका संस्थापक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा जलालुद्दीन खिलजी। कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है ना। ये गुलाम वंश में भी रहा था लेकिन इसने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। और देखो इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। यूपी में बात करूं तो कड़ाक मानकपुर के छज्जू का विद्रोह इसी ने कुचला था। कड़ाक कोसांबी जिला के राज्यपाल के रूप में इसने काम किया था उत्तर प्रदेश में। 1296 में अवध का क्या रहा था, गवर्नर रहा था। अवध भी उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाला क्षेत्र है। और भैया अमरोहा का युद्ध भी इसी ने लड़ा। जो अमरोहा कहाँ पड़ता है, अमरोहा मुरादाबाद के पास पड़ता है। तो भैया अमरोहा का युद्ध अगर आपसे पूछ ले तो भैया आपका जवाब होना चाहिए कि भाई ये कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तेजी के साथ बताइए। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी शायद मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलें भैया, अब आगे चलते हैं। देखो अगला है दिल्ली सल्तनत काल ही मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। ये इसी में आ जाता है 1206, हालांकि उसने 1226 कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसी में आ जाता है, ठीक है ना, 1206 से 1526 तक। क्योंकि अब आ जाओ इसमें और कौन सा आता है भैया, तुगलक वंश आता है। ध्यान रखना खिलजी के बाद कौन सा आ रहा है, 20 के बाद तुगलक वंश आता है। ये 1320 से 1414 तक चला था। 1320 से 14 सबसे ज्यादा यही चला था, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा पूछे तुमसे तो तुगलक। तो क्रम भी याद रखना आप लोग, क्रम पूछे जाते हैं, पहले गुलाम फिर खिलजी, है ना, पहले गुलाम बनाएंगे फिर खिलाएंगे और फिर भैया तुगलक बना करके सैयद बना देंगे, ठीक है ना। तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था। क्यों चर्चा में है कि FST फिरोज शाह तुगलक जो था उसने जौनपुर की क्या की थी, स्थापना की थी, जो आज फिरोजाबाद माना जाता है। और इसी ने नगर प्रणाली की भी स्थापना की थी। और सर्वाधिक नहरों का विकास भी, कृषि के लिए नहरों का विकास भी सबसे ज्यादा इन्होंने किया था। और ये जौनपुर का जो निर्माण कराया था वो भैया जूना खां की याद में कराया था, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है सैयद वंश जो 1414 से 1491 तक रहा था, ठीक है ना। इसका संस्थापक कौन था भाई, खिज्र खां था। ये यूपी में ज्यादा चर्चा में नहीं रहा तो इसके बारे में केवल इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद आता है भैया लोधी वंश। कौन आता है, लोधी वंश। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोई लोधी था, ठीक है ना। इसने जौनपुर पर क्या की थी, फतेह हासिल की थी। और सबसे बड़े पुत्र इसने अपने सबसे बड़े पुत्र वर्बक ने 1486 में जौनपुर को की क्या संभाली थी, गद्दी संभाली थी। ये किसका पुत्र था भैया, तो ये बता देना भाई ये बहलोल लोधी का पुत्र था, ठीक है ना। इसी के साथ अगर हम बात करें सिकंदर लोधी की, ये वही सिकंदर लोधी है जिसने भैया आगरा की स्थापना की थी। किसकी, आगरा की स्थापना की थी भाई। किसकी की थी, आगरा की स्थापना। आप ये बताओगे भाई, सर्च भी कर लिया करो, जवाब जरूर किया करो, किस वर्ष की गई थी स्थापना, किस वर्ष की गई थी। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसने ध्यान दो, सिकंदर लोधी ने दिल्ली को आगरा स्थानांतरित कर दिया था।
सिकंदर लोदी से समय जो राजधानी थी वो दिल्ली थी, लेकिन इसने कहां कर दी भैया, आगरा कर दी। तो पूछ लेगा कौन शासक राजधानी को दिल्ली से आगरा लेकर के आया था, कौन शासक था जो राजधानी को दिल्ली से आगरा लेकर आया था, और इसने आगरा की गद्दी पर बैठा, और 1526 में इसको बाबर ने क्या कर दिया था, सॉरी ये सिकंदर लोदी के बाद क्या आता है, इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, और ये अपने घर परिवार और दरबार के षड्यंत्र की वजह से बाबर से हारा था। आगरा की गद्दी इसने संभाली थी, ठीक है ना। 1526 में बाबर ने इसे क्या कर दिया था, पानीपत के युद्ध में हरा दिया था। आपको ये बताना है कौन से नंबर का पानीपत का युद्ध था जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था, ठीक है ना। बाबर ही मुगल वंश की क्या करेगा, स्थापना करेगा, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा सरकी वंश को और पढ़ लेता हूं मैं। ये जौनपुर वाला क्षेत्र था, संस्थापक कौन है, मलिक उल सर्क, इसीलिए इसका नाम सरकी, क्योंकि जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसीलिए याद रखना। राजधानी इसकी जौनपुर थी, जिसे सिराज ए हिंद भी कहते हैं। ये स्वतंत्र साम्राज्य था, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं था, ठीक है ना। लेकिन बहलोल लोदी ने आकर के इस पे क्या की थी भाई, विजय हासिल की थी और अपने बेटे को यहाँ की गद्दी दे दी थी। 1559 में अकबर ने भी इसकी क्या की थी, फिर विजय हासिल की थी। 1775 में ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। 1775 में ब्रिटिश सरकार को इसने अपना आधिपत्य सौंप दिया था। कब, 1775 में। अगर मैं वास्तुकला के बारे में बात करूं तो अटाला मस्जिद जो इब्राहिम शाह ने बनवाई थी, जामा मस्जिद, जामी मस्जिद, बाड़ी मस्जिद और लाल दरवाजा, ये सब भैया इस दौरान देखने को मिलते हैं, सरकी राजवंश के दौरान देखने को मिलते हैं, ठीक है। आ जाइए फटाफट से, आगे है मुगल राजवंश। मुगल की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखना बाबर ने 1526 में की थी। हालांकि 1526 से पहले भी उसने एक दो युद्ध लड़ा था, लेकिन शुरुआत उसकी 1526 से मानी जाती है, ठीक है ना। तो 1526 में सबसे पहले वो क्या करेगा, पानीपत का युद्ध लड़ेगा, फिर खानवा का युद्ध लड़ेगा, फिर भैया चंदेरी का युद्ध लड़ेगा, और फिर घाघरा का युद्ध। मतलब पहले 26 में पानी पिएगा, ठीक है ना। देखो 24 में पहले खाना खाएगा, 26 में भैया पानी पिएगा, 28 में भैया चांदी का बर्तन लाएगा या चांदी का सामान लाएगा, और 29 में घाघरा पहन लेगा। और ये सभी युद्ध जो हुए थे इसके किसके साथ हुए, राणा सांगा के साथ हुए। ये युद्ध पूछे जाते हैं, बिल्कुल आपको ये याद रखने। बहुत ज्यादा समय तक ये नहीं टिका था, 26 में आया था और 34 साल तक ही भी टिका था। उसके बाद इसकी क्या हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, ये सभी स्थान कहाँ के हैं भैया, उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद मैं हुमायूं की बात करता हूं, इसी का बेटा था हुमायूं, ठीक है ना। ये 2 बार भारत का शासक रहा है, एक तो 1530 से 1840 और एक भैया 1555 से 1856 तक, क्योंकि इसे शेरशाह सूरी ने अफगान में भगा दिया था दोबारा से, ठीक है। तो इसने क्या किया था 1539 के चौसा के युद्ध में, और ये 1540 का चौसा का युद्ध, जिसे आप बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध भी कहते हो, ठीक है ना। ये युद्ध जो है भैया हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, और इसी दौरान 1540 को हुमायूं को देश छोड़ने पर क्या कर दिया था, शेरशाह सूरी ने मजबूर कर दिया था, और इसकी जगह कुछ समय के लिए भैया सूरी वंश की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है ना। हुमायूं के बाद कौन आएगा भैया, अकबर आएगा। 1556 से 1606 तक रहा है ये अकबर, ठीक है ना। कुछ दिन तो ये बालक बन के ही रहेगा, बैरम खां इसका नेतृत्व करता रहेगा, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो तुरंत गद्दी को संभाल लेगा। इसका युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध इसने लड़ा था 1556 में। हालांकि नेतृत्व किसने किया था, बैरम खां ने किया था। बैरम खां ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। कालिंजर का युद्ध लड़ा 1559 का, जो बांदा क्षेत्र में पड़ता है कालिंजर, ठीक है ना, शेरशाह सूरी से। राजधानी बात करूं तो इसने आगरा, बाद में ये राजधानी कहां ले गया, फतेहपुर सीकरी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने भैया बुलंद दरवाजा भी बनाया था, और 1571 से 1585 तक इसकी राजधानी कहां रही थी भाई, ये फतेहपुर सीकरी रहा। वास्तुकला के क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी, सिकंदराबाद में मकबरा, ये किसने बनवाया था भाई, अकबर ने ही बनवाया था। इसका मकबरा भी कहां है आपको ये बताना, अकबर का मकबरा कहां है, आपको क्वेश्चन में ये जवाब देना है। वहीं इसके बाद आता है इसका बेटा जहांगीर, 1605 से 1627 तक रहा है। ध्यान रखना सबसे ज्यादा शासन किसका रहा है, अकबर का रहा है, 56 से लेकर के 1603 तक।
जहांगीर 1605 से 27 तक शासन संभालेगा और वास्तुकला में फतेहपुर सीकरी में ये क्या बनवाएगा, जहांगीराबाद महल बनवाएगा। तो जहांगीर ने पूछ लेगा जहांगीराबाद महल कहां बनवाया, तो आपका जवाब होना चाहिए भैया फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। कहां बनवाया था भाई, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। नोट करके दिमाग में रख लेना। शाहजहां के बारे में बात करूं, इसका बेटा था शाहजहां, ठीक है ना, जो 1628 से 1656 तक रहा था, 58 तक रहा था। इसके युद्ध के बारे में बात करूं तो अपने सबसे छोटे भाई शहर यार मिर्जा को इसने क्या किया था, हराया था। बहुत बढ़िया बात यह है कि इसने आगरा का ताजमहल बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। मुमताज महल की याद में इन्होंने ताजमहल बनवाया था। याद रखना शाहजहां को, ठीक है ना। और आप ये बताओगे दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, दिल्ली का लाल किला ये किसने बनवाया था, ये भैया आप बताओगे, ठीक है, दिल्ली का लाल किला। वहीं औरंगजेब की बात करूं तो भैया कट्टरपंथी मुगल शासकों में अंतिम यही था जो 1618 से 1707 तक रहा था औरंगजेब। इसके बाद मुगल शासक धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा क्योंकि उतने बलशाली राजा नहीं रहेंगे। ये बड़ा ही हिंदू विरोधी था, ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा कट्टरपंथी इस्लामी था, ठीक है ना। और ये संगीत वगैरह से, कला वगैरह से बहुत ज्यादा प्यार, पेंटिंग वगैरह से बहुत ज्यादा प्यार नहीं करता था, ठीक है ना। युद्ध की बात करूं तो धर्मत का युद्ध इसने लड़ा, सामूगढ़ का युद्ध इसने 1658 में अपने भाई बड़े भाई दारा सुको के से लड़ा था। फाइनली उत्तराधिकार का युद्ध इनके इसमें और इसके भाइयों के बीच रहा था, उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है ना। साम्राज्य की बात करें तो बहुत बड़े साम्राज्य तक इसने अपना मुगल साम्राज्य फैला लिया था। वहीं मैं आधुनिक इतिहास की बात करूं तो बक्सर का युद्ध, बक्सर यूपी में ही पड़ता है, बिहार के पास है ना, यूपी का पूर्वी जिला माना जाता है। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मुगलों के बीच, ठीक है ना। मुगल भी थे, ठीक है ना, साथ ही साथ भाई और भी तीन, मतलब शाह आलम द्वितीय था, उसके बाद सुजाउद्दौला था, ठीक है ना। तो ये तीन लोग थे, मीर कासिम था, तीन ये थे और एक तरफ अंग्रेज थे, लेकिन फाइनली ये क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे, ठीक है ना। और कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का क्या था, एक गठबंधन था, लेकिन ईस्ट इंडिया इसमें जीत जाएगी। और यहाँ पे 1765 में दो इलाहाबाद की संधि होंगी, क्या होंगी, इलाहाबाद की संधि। आपको ये बताना है इलाहाबाद की दोनों संधि किस किस तारीख को हुई थी, तारीख आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भाई इलाहाबाद की संधि किस, दो संधि हुई थी अंग्रेज और इन तीनों राजाओं के बीच, शाह आलम द्वितीय के बीच, अवध के नवाब के बीच और बंगाल के नवाब के बीच, ठीक है ना, किस किस दिन को हुई थी। यही मराठा आधिपत्य को हटाना, इसी दौरान मराठा आधिपत्य हटाएगा और यहाँ अंग्रेज जो है दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में 1803 में हुआ था और मराठा आधिपत्य को क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि इस दौरान मराठा काफी ऊपर चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में मैं लखनऊ और अवध के आधिपत्य की बात करूं तो भैया यहाँ कुछ घटनाएं हैं। फैजाबाद की संधि 1775 में हुई थी, अवध का विलय 1856 में हुआ था और इसी दौरान आपको यहाँ पूछ लेना व्यपगत का सिद्धांत, तो ये भी अवध के नवाब पर ही क्या किया था, अंग्रेजों ने लागू किया था। ये क्या था कि भाई जिसकी संतान नहीं है उसके राज्य को अंग्रेज जो है अपने अंग्रेजी शासन में मिला लेंगे। यही शोषणकारी राजस्व नीति देखने को मिलती है और यहीं पर 1857 का विद्रोह भी देखने को मिलता है। अवध के नवाब जो थे, यहाँ की जो बेगम हजरत महल थी, वो उन्होंने 1857 के युद्ध में क्या लिया था, बेगम हजरत महल ने अवध से 1857 के विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। यहीं पे अवध में ब्रिटिश रेसिडेंसी की भी क्या हुई थी, स्थापना। तो अवध क्षेत्र भैया, लखनऊ और अवध का क्षेत्र इनके लिए क्या है, चर्चा में रहा है, ठीक है। इसके साथ ही यूपी में जमींदारी व्यवस्था की बात करूं तो भैया राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व था, वंशानुगत अधिकार का होना यहाँ देखने को मिला और यूपी में भैया जमींदारों द्वारा शोषणकारी क्या की गई थी, नीति दी गई थी। मतलब जो जमींदार है उसका ही बेटा जमींदार बनेगा।
राजस्व का पूरा उत्तरदायित्व तो जमींदारों पर होता था, जिन्होंने किसानों का, मजदूरों का बड़े पैमाने पर शोषण किया। और वहीं मैं बात करूं तो शोषणकार की नीति में जमींदारों ने अपने झंडे गाड़ दिए थे, इतना बुरा हाल भारतीय किसानों का कर दिया था। ठीक है, किसान आंदोलन की बात करूं तो अवध किसान सभा किससे संबंधित है? किसान आंदोलन से। कब शुरू हुआ था? तो भैया अवध क्षेत्र में किसानों की समस्या को लेकर के ये शुरू हुआ था 1920 में, आपसे पूछ लेगा। एक आंदोलन आपसे पूछे तो 1901 से 1921 से 22 तक देखा गया। इसका नेतृत्व किसने किया? ये बहुत इंपोर्टेंट है। तो मदारी पासी ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। किसने किया था भैया? मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था। वहीं अखिल भारतीय किसान महासभा की बात करें तो लखनऊ में इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1936 में। ठीक है ना। जनजातीय विद्रोह भी यूपी में देखने को मिलते हैं। कोया विद्रोह, ये 19वीं शताब्दी का विद्रोह, काफी प्रमुख विद्रोह माना जाता है। भील विद्रोह, ये भैया ये भी 19वीं शताब्दी का काफी, तो भील और कोया दोनों जो है बेटा क्या है? जनजातीय विद्रोह हैं। वहीं ब्रिटिश शासन के दौरान यूपी की शिक्षा प्रणाली की बात करूं कि भाई अंग्रेजों के समय यूपी की शिक्षा प्रणाली क्या थी, बेहद इंपोर्टेंट है, पूरा चार्ट से चल रहा है। तो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया इन्होंने, भारतीय शिक्षा में जो चीजें यूज की जा रही थी उनको कटौती की इन्होंने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में इसकी स्थापना की गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में की गई। मदन मोहन मालवीय से संबंधित है, ये ध्यान रखना। इसके संस्थापक कौन है बताओगे आप? लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में अंग्रेजों के समय ही भारतीयों के द्वारा की गई। इन्होंने तो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की थी। यही मैं यूपी में कांग्रेस के अधिवेशन की बात करूं तो भैया 9 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में हुआ था। जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो पहले यूरोपियन थे। बनारस अधिवेशन की बात करूं तो 1905 में, यहीं पे बंगाल का विभाजन हुआ था, यही स्वदेशी संकल्प को अपनाया गया था। ठीक है ना। लखनऊ अधिवेशन की बात करूं तो 1916 में, यहाँ लखनऊ समझौता भी हुआ था। गरम दल नरम दल एक हुए थे। मुस्लिम लीग के बीच भी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी क्या हुआ था? समझौता हुआ था। कानपुर अधिवेशन की बात करूं तो 1925 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी रही है, इन्होंने किया था। ठीक है ना। इसे कोकला भी बोलते हैं। ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के कुछ संस्कृति के बारे में, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बात करूं तो इसका विकास 2वीं शताब्दी में माना जाता है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का। इसमें देवताओं का प्रतिनिधित्व उनके ऑडियो हथियारों द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। गोल और मुस्कुराता हुआ चेहरा यहाँ देखने को मिलेगा। दृश्यमान वस्त्र मिलेंगे। स्पेक्टेड लाल बलुआ पत्थर का उपयोग ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और यहाँ नवोदित यक्ष यक्षिणी जो बौद्ध से संबंधित हैं, शैव और वैष्णव देवताओं की भी यहाँ पे छवि, नवोदिता की भी छवि यहाँ देखने को मिलेगी। पेंटिंग की बात करूं यूपी में तो प्रागैतिहासिक काल में मिर्जापुर में मिलती है शैलाश्रय के रूप में। सोनभद्र और चित्रकूट में मिलती है गुफाओं चित्र के रूप में। शिकार करते हुए चित्र, युद्ध के चित्र, त्योहार उत्सव के चित्र भी यहाँ दिखाए गए हैं। और ये प्रागैतिहासिक काल की बात है, मतलब सबसे प्राचीन समय की बात है। मुगल काल में जहायाग्रा के रिंगन बुंदेला पेंटिंग के दौरान जैनित देखने को मिलता है। वहीं पूर्व आधुनिक काल की बात करूं तो गढ़वाल स्कूल के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो चित्रकार के लिए है। कपड़ों के काम के बारे में बात करूं तो यहाँ चिकनकारी लखनऊ में बहुत ज्यादा पारंपरिक है, जो हाथ से कढ़ाई की जाती है। जरदोजी भी लखनऊ में, यहाँ धातु के धागे की कढ़ाई होती है। अभी आपने देखा होगा अनिल अंबानी की घरवाली नीता अंबानी बनवा के ले गई थी। ठीक है ना। कालीन की बुनाई की बात करूं तो मिर्जापुर, खमरिया और भदोही से कालीन बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है ना। कालीन बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। वही धातु के बर्तन की बात करूं तो लोटा, ये छोटा जलबंदर का मतलब मुरादाबाद से देखने को मिलता है। धातु काम के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध भी है, ध्यान रखना। और पीतल और तांबा भी यहां से देखने को मिलता है। मिट्टी के बर्तन की बात करूं तो चमकदार मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे सफेद पृष्ठभूमि के उनका नीला और हरा रंग बना देते हैं पैटर्न करके। और ये खुर्जा, चुनार और रामपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तो आज भी खुर्जा और चुनार में बड़े पैमाने पर, मिर्जापुर वाले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर देखे गए हैं। ठीक है। वही मैं चुनार ब्लैक पोट्री की बात करूं तो भैया इसमें यहाँ क्या देखा गया है, इनमें जटिल डिजाइन में सिल्वर पेंट से जड़ा हुआ होता था ये। और यहाँ काबिज उच्च चमक और पावेल चमक देखने को मिलती है। निजामाबाद में इसकी क्या की जाती थी? प्रैक्टिस की जाती थी। किसकी? चुनार ब्लैक पोट्री की। ठीक है। आगे टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा मिट्टी है, और इसके ये कहां देखने को मिली? गोरखपुर में। और टेराकोटा जीआई टैग
विशेष मिट्टी का भट्टहट में पाई जाती है। किस शहर में पाई जाती है? तो भैया ये गोरखपुर के भट्टहट शहर में। और इसकी टेराकोटा को क्या मिला हुआ है? जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है भाई, आगे आ जाइए। यूपी में मेला और त्योहार के बारे में अगर बात करें तो कुंभ एवं अर्ध कुंभ प्रयागराज में देखने को मिलता है, गंगा और यमुना सरस्वती के वहां। कंपिल मेला कंपिल में देखने को रामनवमी के अवसर पर रामलीला होती है। ताज महोत्सव आगरा में देखने को मिलता है। ठीक है ना। देव मेला बाराबंकी में और गंगा महोत्सव वाराणसी में देखने को मिलता है। ठीक है। और वहीं मैं बात करूं आपसे यूपी में संगीत की, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत यूपी में, ठीक है ना, कितने घराने हैं? तो शास्त्रीय संगीत घराने की प्रमुख शैली यहाँ देखने को मिलती है आगरा घराना, बनारस घराना और भैया अवध या लखनऊ घराना उत्तर प्रदेश में संगीत के घराने के रूप में देखने को मिलता है। वहीं यूपी में नृत्य की बात करूं तो कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल, ठीक है ना, क्लासिकल डांस है। आपको ये बताने हैं कितने क्लासिकल डांस है और कौन कौन से क्लासिकल डांस हैं भैया, उनको क्या करना है कमेंट में, किस राज्य का कौन सा है आपको ये बताना है। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है? कमेंट जरूर करना, हमें आपकी कमेंट का क्या रहेगा बेटा, इंतजार रहेगा। तो यहाँ नाट्य विधाएं भी देखने को मिलेंगी नृत्य के साथ साथ। नौटंकी यहाँ मिलेगी, रासलीला यहाँ मिलेगी, चरकूला यहाँ मिलेगी। कहाँ मिलेगी? उत्तर प्रदेश में। यूपी में साहित्य की बात करें तो कबीर, अश्वघोष, बाणभट्ट, राजसेठ ये साहित्यकार मिलेंगे और ये विभिन्न प्रकार की किताबें भी यूपी में देखने को मिलेंगी। देखो ये क्या मैं दे रहा हूं आपको, ये दे रहा हूं उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या है ये भैया? बहुत इंपोर्टेंट है, वास्तुकला है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, पूछ लेगा महत्व। देखो वास्तुकला का महत्व क्या है? ये वास्तुकला विभिन्न धर्मों को, मान लो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देती हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देती हैं, पर्यावरण के संरक्षण, बच्चों के पर्यावरण के संरक्षण के बारे में यहाँ दिखाया गया है, पर्यटन को बढ़ावा देती हैं और अर्थशास्त्र को भी क्या देती है, मतलब अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाती हैं। अगर मैं यहाँ आपसे बौद्ध वास्तुकला की बात करूं उत्तर प्रदेश में तो धामेक स्तूप सारनाथ, धर्मराज का स्तूप सारनाथ, चौखंडी स्तूप सारनाथ और ये सब अशोक स्तंभ भी यहाँ देखने को मिलता है। ये सारनाथ में अशोक के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है ना। आगे अगर मंदिर वास्तुकला की बात करूं तो दशावतार, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कानपुर का भितरगांव मंदिर और राम जन्मभूमि अयोध्या में भी यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है। वहीं इंडो इस्लामिक वास्तुकला की बात करूं तो ताजमहल आगरा में देखने को मिलता है, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, इमाम बाड़ा जो कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है ना। रूमी दरवाजा कहाँ पे है? लखनऊ में है। सलीम चिश्ती का मकबरा, खुसरो बाग जो प्रयागराज में है, ये सब इंडो इस्लामिक के नमूना जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। औपनिवेशिक काल की वस्तुएं देखूं, औपनिवेशिक काल मतलब जो अंग्रेज आए थे उन्होंने क्या क्या बनवाया था, है ना, वो भारत को इन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया था। तो मेयो मेमोरियल हॉल जो 1879 में प्रयागराज में अंग्रेजों ने बनवाया था, ऑल सेटस कैथेड्रल, संस्कृत स्कूल जो कहाँ? वाराणसी में बनवाया था। राजभवन कहाँ है भाई? लखनऊ में है। विदा भवन, बेगम समरू चर्च, ये सब अंग्रेजों के समय, औपनिवेशिक काल के समय उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। रख रखाव के लिए सरकार ने इनके रख रखाव के लिए क्या पहल की है? तो एक तो भैया AMASR एक्ट 1956 बनाया है, भारतीय विरासत संस्था बनाई है, अपनी धरोहर अपनी पहचान एक योजना निकाली है, ताज समलंब क्षेत्र, काशी विश्वनाथ मंदिर का गलियारा, ये सब जो है हमारी जो है वास्तुकला, इंडो इस्लामिक कला, बौद्ध वास्तुकला, मंदिर कला आदि के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही आगे जब देखोगे आप तो भैया कुछ संग्रहालय, पुरालेख, पुरातात्विक। अगर मैं संग्रहालयों की बात करूं तो इलाहाबाद संग्रहालय 1931 में बनवाया गया था, विधि संग्रहालय और अभिलेखागार इलाहाबाद में बनवाया गया था, राज्य संग्रहालय भैया लखनऊ में बनवाया गया था, थारू जनजाति संग्रहालय ये भी उत्तर प्रदेश में, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ है भाई? गोरखपुर में है, झांसी संग्रहालय 1857 में, मेमोरियल संग्रहालय लखनऊ और राजकीय दलित स्मारक नोएडा। ध्यान रखना इनको बड़े डिटेल में हमने क्लासों में पढ़ा चुके हैं, आप जा करके उन क्लासों को भी देख सकते हो। वहीं पुरालेख की बात करूं तो हिंदी और संस्कृत की पांडुलिपि, उर्दू पांडुलिपि और फारसी पांडुलिपि उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलती है भैया। वहीं पुरातत्व की बात करूं, खोजी गई चीजें तो भैया अय छत्र का पुरातत्व बरेली से मिलता है,
हस्तिनापुर का पुरातत्व मेरठ से मिलता है, कन्नौज का पुरातत्व फर्रुखाबाद से मिलता है, मथुरा का पुरातत्व मथुरा से मिलता है, सारनाथ का पुरातत्व आपको वाराणसी से मिलता है, श्रावस्ती का गोंडा और बहराइच जिले से आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व एवं पश्चात यूपी का जो योगदान रहा है वो कैसे रहा है, ठीक है। तो भैया मैं सबसे पहले बात करूंगा कि देखो अंग्रेजों से निजात पाने के लिए काफी सारे किसानों ने सहयोग किया है, जिसमें एका आंदोलन, इसमें किसान सभा, मेरठ षड्यंत्र सन 1929 का, ये सब शामिल हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की बात करूं उत्तर प्रदेश में तो अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन कह सकते हो, देवगढ़ आंदोलन, कांग्रेस काल, लखनऊ अधिवेशन 1916, असहयोग आंदोलन 1919, चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1919, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब जो है उत्तर प्रदेश की भूमि से योगदान के रूप में दिखाई देते हैं, जो उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका भारत को आजाद कराने में करी थी, ठीक है ना। वहीं हम बात करते हैं भैया, कह रहा 1920 के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां जो हुई थी, कह रहा उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र राज्य था, ब्रिटिश विजय के दौरान इसकी स्थिति बिगड़ती चली और यहाँ पे बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, अवध विलय, ये सब उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और इसके राज्य के बारे में बात करूं तो अवध, रोहिलखंड और जाटलैंड, ये क्षेत्र उस समय इसमें आता था, ठीक है ना। नागरिक विद्रोह भी हुए थे यहाँ पे, तो गोरखपुर में नागरिक विद्रोह 1781 में देखने को मिलता है, अवध नागरिक विद्रोह 1799 में देखने को मिलता है, बुंदेलखंड जो है 1818 से 12 तक देखने को, बरेली विप्लव 1816, हाथरस का विद्रोह 1817 और बहावी विद्रोह भी यहाँ पर देखने को मिलता है। यही मैं 1857 की बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो भैया 1857 उत्तर प्रदेश के कारण पूछे आपसे, क्या कारण था, तो आर्थिक कारण था, राजनीतिक प्रशासनिक कारण था, सामाजिक धार्मिक कारण भी था, सैन्य कारण भी था और तत्कालिक कारण भी था। कह सकते हो आर्थिक रूप से किसान और व्यापारी और मजदूरों को तोड़ के रख दिया था, कर बुरी तरीके से कर नीतियां थी अंग्रेजों की। वही राजनीतिक प्रशासनिक कारण का मतलब ये था कि राजनीतिक भागीदारी नहीं थी भारतीयों की। सामाजिक धार्मिक कारण ये था कि हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते थे। सैन्य कारण ये था कि हमारे सिपाहियों को उनका धर्म भी नष्ट करते थे, उनको सैलरी उतनी नहीं देते थे, बड़े प्रमोशन नहीं थे और देश से बाहर जाने पर उनको उल्टा सीधा चीज खिलाते थे, ठीक है। तत्कालिक कारण मैंने बताया था चर्बी के बने कास्तूर, ये तत्कालिक कारण था, ठीक है ना। विफल, देखो इसमें विद्रोह का प्रारंभ और विस्तार कहां से हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो भैया 10 मई 1857 में मेरठ, बहरामपुर, और देखो यहाँ नाना साहब ने योगदान दिया था कानपुर से, और अन्य जन विद्रोह ने भी क्या किया था 1857 में अपना योगदान। विफलता का क्या कारण था कि भाई इसका जो विस्तार था वो सीमित था, देसी राजाओं का असहयोग था, मतलब जो बड़े बड़े और भी देसी राजा थे, ठीक है ना, तो उन्होंने सहयोग नहीं दिया। जैसे सिंधिया परिवार, एमपी का सिंधिया परिवार जो था मराठों में, उन्होंने सहयोग नहीं दिया, ठीक है। और निश्चित उद्देश्य का अभाव था, क्योंकि इसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था और इसका कोई एक उद्देश्य भी नहीं था 1857 के आंदोलन का, ठीक है ना, इसीलिए ये विफल रहा था। वही मैं यूपी में बात करूं प्रमुख व्यक्तित्व की, तो 1857 से पहले के प्रमुख व्यक्तित्व स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, मंगल पांडे बलिया से थे, इन्होंने बैरकपुर छावनी बंगाल में फांसी की सजा, गोली मतलब इनको फांसी दी गई थी। बख्त खां रोहिलखंड से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, मौलवी लियाकत अली, ठीक है ना, राव कदम सिंह, ये 1857 से पहले की क्या है हस्तियां हैं। वहीं मैं आपसे 1857 के बाद की हस्तियों की बात करूं तो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, नरेंद्र देव, चित्तू पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, मौलाना हसरत मोहानी, राम मनोहर लोहिया, स्वामी सहजानंद सरस्वती और जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये सब कहाँ के थे भैया, उत्तर प्रदेश के थे 1857 के बाद। और 1857 से पहले ये सब कहाँ के थे भैया, उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश की खेल जगत में अगर मैं व्यक्तित्व देखूं तो भैया मेजर ध्यानचंद खुद कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। भैया क्रिकेट के सुरेश रैना, वीरेंद्र सिंह, मोहम्मद कैफ, प्रमीण कुमार, ये सब कहाँ के हैं भैया, ये सब यूपी के हैं। सुशील कुमार कुश्ती वाले यूपी के, गर्मा चौधरी जुडोका में जो है वो भी यूपी के, अन्नू राज निशानेबाज जिन्होंने अभी गोल्ड में अभी पदक हासिल किया है, ये भी कहाँ की है। और आपसे अन्य व्यक्तित्व की बात करूं तो अन्य व्यक्तित्व भी जैसे अमिताभ बच्चन अभिनेता, ये उत्तर प्रदेश के हैं, बीपी सिंह, साथ में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश पंडित रविशंकर,
ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। महरुआ सुल्तानपुरी कवि हैं, ये भी उत्तर प्रदेश के। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी उत्तर प्रदेश के। और मिर्जा गालिब भी कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। आप दिमाग में भर लेना क्लासों को, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। आगे फिर अगली क्लास लेके आएंगे। ये माइंड मैप क्लास आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, और नए हैं आप अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, और हमारी हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।